हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस, यानी एक गले का हार, जिसको हम कंठहार भी कह सकते हैं। और इस चैप्टर में आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एक महिला है जिनका नाम है मैटिल्डा, वो एक भव्य पार्टी में जाती हैं और वहाँ पर अपनी एक फ्रेंड का नेकलेस उधार लेके चली जाती हैं, लेकिन वो नेकलेस कहीं खो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, ये सारा जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? यानी मैटिल्डा एक भव्य पार्टी में आमंत्रित की जाती हैं। उनके पास एक सुंदर पोशाक है लेकिन आभूषण नहीं है। तो वह एक सहेली से अपना एक गले का हार यानी कंठहार उधार लेती है और उसे वो खो देती है। तब क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करें इस चैप्टर में। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लॉयजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। अब ये जो मैडम लॉयजल हैं, ये और कोई नहीं, मैटिल्डा ही हैं। उनका नाम है मैडम लॉयजल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आप चैप्टर पढ़ने के बाद बताइएगा कि किस तरह की महिला थी मैडम लॉयजल, और वाई इज़ शी ऑलवेज अनहैप्पी, और वो हमेशा नाखुश क्यों रहा करती थी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आपको चैप्टर पढ़ने के बाद मिलेगा। क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ हर हस्बैंड, कि उनके जो पति थे वो किस तरह के इंसान थे। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पता चल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks, यानी कि वह उन आकर्षक युवा महिलाओं में से एक थी जो कि लिपिकों के एक परिवार में मानो नियति की भूल से पैदा हो गई थी, यानी गलती से पैदा हो गई थी। शी हैड नो डाउरी, उसके पास दहेज नहीं था। नो होप्स, उसके पास उम्मीदें भी नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। अब क्योंकि उसके पास दहेज नहीं था देने के लिए, उम्मीदें भी नहीं थी, लोगों से परिचित होने, धनी या सम्मानित व्यक्ति द्वारा प्यार किए जाने या विवाह किए जाने का कोई भी साधन उसके पास उपलब्ध नहीं था। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को शिक्षा समिति के कार्यालय के एक छोटे से नगण्य से लिपिक के से, यानी जो बाबू होता है, उससे विवाह करने की अनुमति दी, यानी उससे उसने शादी कर ली। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, यानी वो बहुत सरल थी लेकिन वह हमेशा दुखी रहती थी। अब वो दुखी क्यों रहती थी, चलिए देखते हैं। शी सफ़र्ड इंस्टेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। अब उसने वो हमेशा दुखी रहती थी और उसने बहुत सारी मुश्किलें झेली थी, और यह महसूस करते हुए कि वह सारी नज़ाकत और विलासिता के लिए पैदा हुई है, वो हमेशा ऐसा सोचती रहती थी, लेकिन वो पैदा एक गरीब परिवार में हुई थी। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, और वह अपने कमरे में जो उसकी गरीबी सी दिखती रहती थी, यानी गरीब सा जो कमरा था, अब उसकी बुरी हालत थी, दीवारें जो वो थी वो ख़राब थी, क्षतिग्रस्त कुर्सियाँ थी, उन सब के साथ वो बड़ा ही कष्ट भोग रही थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और इन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी। उसको ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें मिलकर उसे क्रोधित कर रही हैं और यातनाएं दे रही हैं। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." अब वो अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने के लिए जब बैठती है, और जब
उसका हस्बैंड बहुत ही खुशी वाले भाव से सूप जो परोसने वाला जो बर्तन था उसका ढक्कन हटाता है, तो ढक्कन को हटाते हुए वो कहता है, अरे बढ़िया पॉट पाई, यानी वो बड़ा खुश होता है उस पॉट पाई को देखकर। डिनर का मतलब होता है शाम का, जो रात का जो हम खाना खाते हैं उसके लिए वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और फिर वो उसको देख के बड़ा खुश होता है, उस खाने को, पॉट पाई को देख के, और वो कहता है, मैं उससे बेहतर कुछ भी नहीं जानता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ एक्सक्यूसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। और दूसरी तरफ जब एक तरफ देखते हैं कि उसके हस्बैंड कितना खुश होते हैं साधारण से खाने को देखकर, वहीं दूसरी तरफ जो मैटिल्डा है वो रात का आकर्षक भोजन, चमकते हुए चांदी के बर्तनों के बारे में सोचती थी। वह बहुत बढ़िया बर्तनों में परोसे गए बहुत अच्छे और बहुत ही मज़ेदार भोजन के बारे में सोचती थी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, यानी कि उसके पास ना तो फ्रॉक थी और ना ही रत्न जटित आभूषण थे, यानी वो ज़्यादा अमीर नहीं थी, नॉर्मल थी। नथिंग एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, यानी ना तो उसके पास अच्छे कपड़े थे ना गहने थे, लेकिन उसकी हमेशा इन सब चीज़ों की इच्छा रहती थी और वह केवल उन वस्तुओं से ही प्यार करती थी। तो देखिए बच्चों, दोनों हस्बैंड वाइफ की जो सोच है और जो ज़िंदगी जीने का नज़रिया है दोनों का कितना डिफरेंट है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। अब उसकी एक बहुत ही अमीर सहेली थी जो कॉन्वेंट में उसकी सहपाठी थी, यानी उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, जिसके यहाँ जाना वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न। वो इसलिए जाना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब वो लौट कर आती थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता था। और उसको कष्ट क्यों होता था? शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसपॉइंटमेंट। और वो पूरा दिन उसके बाद में निराशा और विफलता से सारे सारे दिन रोती रहती थी कि उसके पास ये सब चीज़ें हैं और मेरे पास क्यों नहीं है। तो इसलिए वो दुखी होती थी उसकी अमीरी को देख के। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। एक शाम को उसका पति उस अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा दिखाते हुए बड़ा ही खुशी खुशी से प्रफुल्लित होता हुआ वापस लौट कर आया और उसने कहा, हेयर ही सेड, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू। और बड़ा खुश होकर उसने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को भी खुश कर दूंगा, तो उसको कहता है कि यहाँ, उसने कहा, यहाँ तुम्हारे लिए कोई वस्तु है। यानी वो सोचता है कि उसकी वाइफ उसको देख के बड़ी खुश हो जाएगी। अब वो क्या चीज़ थी ऐसी? शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। और उसने क्या किया, फटाफट जल्दी से वो जो कार्ड था अपने उसके हस्बैंड के हाथ में, उसको शीघ्रता से उस छपे हुए कार्ड को निकाला और उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए थे, उन शब्दों को उसने पढ़ा। अब वो क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू asked the honor of Mr. and Madam Lozel's company Monday evening January 18 at the minister's residence। यानी कि जन सूचना जो मंत्री और उनकी जो वाइफ है मैडम जॉर्ज रेपॉन, उन्होंने श्रीमान और श्रीमती लॉयजल को अपने यहाँ सादर आमंत्रित किया था 18 जनवरी को, सोमवार को शाम को, क्योंकि मंत्री जी के आवास पर कोई कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने उसको इनविटेशन भेजा था। और ये बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी क्योंकि ये मंत्री के घर पे पार्टी थी। और मिस्टर लॉजल जो हैं उनको ये लगा कि उनकी वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमेशा से उत्सुक रहती थी इस तरह की पार्टीज़ में जाने के लिए। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होने के बजाय जैसा कि उसके पति ने सोचा था, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग। उसने क्या किया, उस निमंत्रण को द्वेषपूर्वक बड़बड़ाते हुए मेज़ के ऊपर फेंक दिया। वॉट डू यू सपोज आई वॉन्ट विथ दैट। और वो कहती है कि आप क्या सोचते हैं कि मैं उससे क्या चाहती हूँ। बट अब उसके हस्बैंड, देखिए ये मैडम लॉयजल और उनके हस्बैंड दोनों हैं यहाँ पे खड़े हुए, देख पा रहे हैं आप लोग, बड़े ही खूबसूरत सा कपल है। अब वो क्या कहता है उसको, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट। तो उसके हस्बैंड कहते हैं उसको कि लेकिन मेरी प्रिय, मुझे लगा, मैं ऐसा सोच रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी, इट वुड मेक यू हैप्पी, कि इससे तुम्हारे को खुशी मिलेगी।
यू नेवर गॉट आउट एंड दिस इज़ एन ओकेशन, क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये बहुत अच्छा मौका है। एंड अ फाइन वन, और बहुत ही बढ़िया सा मौका है। एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़। अब फिर वो उसको ये भी बताते हैं ये बहुत ही चुनिंदा मौका है, बहुत सारे कर्मचारियों को निमंत्रण जो है वो नहीं दिया गया है, बहुत कम लोगों को बुलाया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, कि वहाँ पर तुम जब अगर जाओगी तो तुम क्या देखोगी, वहाँ पर तुम जाओगी तो वहाँ पूरी जो शासकीय दुनिया है उसको तुम वहाँ जाने के बाद में देखोगी। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। अब उसने उसे बड़े ही गुस्से भरी आंखों से देखा और बहुत ही ज़्यादा अधीरता पूर्वक वो बोली, यानी बेचैनी हो गई थी उसको ये सुन के, आप क्या सोचते हैं ऐसे अवसर पर मेरे पास पहनने के लिए क्या है। यानी वो इस चीज़ से दुखी थी कि इनविटेशन से हो सकता है वो खुश हुई हो, लेकिन जैसे ही उसने सोचा कि इतनी ग्रैंड पार्टी है तो वो ये सोचती है कि मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ है नहीं। वॉट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। तो वो कहती है कि आप क्या सोचते हैं ऐसे अवसर पर मेरे पास पहनने के लिए क्या है। तो वो इस चीज़ से दुखी थी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। अब उसने तो इसके बारे में पहले कुछ सोचा नहीं था उसके हस्बैंड ने, तो वो थोड़ा सा हकलाने लगा। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर। तो वो उसको कहता है कि क्यों पोशाक तुम पहनती हो ना जब हम रंगशाला में जाते हैं, थिएटर में जाते हैं घूमने के लिए, तब तुम जो कपड़े पहनती हो, जो तुम्हारे पास ड्रेस है वो तुम पहन सकती हो। उसका हस्बैंड उसको याद दिलाने की कोशिश करता है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। और वो उसको ये भी कहता है कि मुझे तो वो बहुत अच्छी दिखाई देती है, बहुत खूबसूरत दिखती है। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। अब जब वह खामोश था, बहुत ही आश्चर्यचकित सा, बड़ा ही निराश होया हुआ व्याकुलता से अपनी पत्नी को रोता हुआ देख रहा था। वो देखते हुए बोलता है ही स्टैमर्ड, फिर वो हकलाता है वॉट इज़ द मैटर, वॉट इज़ द मैटर। और हकलाते हकलाते वो कहता है क्या बात है, क्या बात है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। अब बहुत ही एक उग्र प्रयास के द्वारा उसने अपनी जो पीड़ा थी, जो संताप की जो भावना थी, उसको उसकी वाइफ जो थी उसने नियंत्रित कर लिया था। और उत्तर देते हुए उसने बड़े ही शांत आवाज़ में कहा, मतलब जो उसकी गीली हुई जो कपोलें थी उनको पोंछते हुए वो कहती है, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, यानी गालों को पोंछते हुए वो कहती है, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। तो वो उसको थोड़ा प्यार से समझाने की कोशिश करती है और कहती है बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, पोशाक या परिधान कह सकते हैं, नहीं है पहनने के लिए। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। और फिर वो कहती है कि इसलिए परिणाम स्वरूप मैं इस कार्यक्रम में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं है पहनने के लिए। अपना कार्ड किसी अपने साथ में काम करने वाले यानी सहकर्मी को दे दीजिए, जिसकी पत्नी मुझसे ज़्यादा बेहतर कपड़े जिसके पास हो, या फिर जो बेहतर परिधान युक्त हो, यानी जिसके पास पूरी व्यवस्था हो जाने के लिए। तो इस तरह से वो अपने हस्बैंड को मना कर देती है। ही वॉज ग्रीव्ड but answered, let us see Matilda, how much would a suitable costume cost, something that would serve for other occasions, something very simple। तो वो कहता है कि वह क्योंकि बहुत दुखी हो जाती है मैटिल्डा, तो वह बहुत दुखी हो गया, अब उसका हस्बैंड भी। लेकिन वह उत्तर देता है और कहता है देखते हैं मैटिल्डा, कोई अच्छी सी पोशाक की जो कीमत कितनी होगी, कोई पोशाक जो दूसरे अवसरों पर काम आएगी, कोई बहुत सादी पोशाक, यानी वो सोचता है कि हम क्यों ना एक नई पोशाक को खरीद लें। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। अब वो मन बना लेता है उसका हस्बैंड और उसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कोई ऐसी पोशाक हम खरीद लेंगे तुम्हारे लिए, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं होगी और दूसरे ओकेशंस पे काम भी आ जाएगी। तो जब उसने ऐसा कहा तो कुछ सेकंड के लिए उसकी जो वाइफ थी उसने थोड़ा सोचा और फिर वो एक राशि के बारे में यानी एक कीमत के बारे में सोचते हुए कि वो अपने हस्बैंड से क्या मांग सकती थी कि भाई, क्योंकि वो थोड़ा मितव्ययी लिपिक था, पैसा कम खर्च कर पाता था क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं था।
तो फिर वो सोचती है कि जितना मेरा हस्बैंड कमाता है और जितनी मेरी इस इच्छा को पूरी कर सकता है, उस तो बिना देर करते हुए उसने सोचा कि मैं कुछ इस तरह की कीमत बताती हूँ जो वो इनकार ना कर सके और उसको गुस्सा भी नहीं आए मेरी बात को सुन के, और वो अपना जैसे भयभीत उद्गार के साथ में वो उसको कहती है, डरते हुए से कहती है कि फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग, और थोड़ा सा आखिर में, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाते हुए, वॉइस यानी आवाज़, हिचकिचाती हुई आवाज़ में वो आखिर कहती है अपने हस्बैंड को, और क्या कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। फिर वो थोड़ा झिझकती हुई सी आवाज़ में अपने पति से उसने कहा कि मैं बिल्कुल सही तौर पर तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक इसके लिए काफ़ी होंगे, पर्याप्त होंगे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ गया ये सुन के, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। क्यों ऐसा पीला पड़ गया उसकी बात सुन के? क्योंकि उसने बिल्कुल इतनी ही राशि एक बंदूक खरीदने के लिए बचाई थी, जिससे कि वह अगली गर्मियों की छुट्टियों में शिकार करने के लिए, नहीं, आखेट करमदल जो होता है, जो शिकार करने के लिए जो एक समूह जाता है अपने दोस्तों के साथ, वो शामिल होना चाहता था, और उसके लिए उसने वो पैसे बचा रखे थे। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडेज, जो कि रविवार के दिन बंदूक लेके जाते थे और लार्क जो चिड़िया थी उनका शिकार करते थे, तो वो उसके लिए उसने बचा रखे थे। नेवरथलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। पर फिर वो सोचता है, तथापि उसने जवाब दिया कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूँगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी और आकर्षक पोशाक लेने का प्रयास करना, क्योंकि अब उसको लगता है कि 400 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत है जो उसने अपने कोई शौक़ को पूरा करने के लिए रखे थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी बीवी के आंसू नहीं देख पाया, तो उसने उसको कहा कि ठीक है, तुम अपनी ड्रेस ले आओ, लेकिन ऐसी लेके आना जो दिखने में महंगी भी लगे, अच्छी भी लगे, और कहीं और भी पहन सके, यानी जो ये पैसे दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मुश्किल से मैंने बचाए हैं, तो तुम इनको सही यूज़ लेना, ये बात वो कहना चाह रहा था। The day of ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. अब क्या हुआ कि जब वो दिन आ गया, कौन सा दिन आ गया, वो नृत्य पार्टी का दिन आया, निकट आ गया, तो भी मैडम लॉजेल जो है वो उदास, परेशान और चिंतित दिखाई दे रही थी। नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, और जबकि उसकी पोशाक जो थी वो करीब करीब तैयार ही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, तो जो उसके पति हैं उन्होंने उसको शाम को उससे कहा, वॉट इज़ द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तो वो कहते हैं, तुम पर क्या मुसीबत आई है भाई, 2 या 3 दिन से तुम बड़ा अजीब ढंग से व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ। अब वो कहती है कि उत्तर देते हुए कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा रत्नों से जुड़ा हुआ आभूषण नहीं है जो मैं अपने आप को, यानी अपने खुद को सजाने के लिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ। आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू द पार्टी। और फिर वो ऐसा कहती है कि मेरा चेहरा और रूप रंग कितना गरीबी से ग्रसित लगेगा अगर मैं कुछ भी ऐसा रतन जड़ित आभूषण नहीं पहन के गई, तो मैं इस पार्टी में नहीं जाना अधिक पसंद करूँगी। तो फिर से वो वापस एक मना करने लग जाती है पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, वो चाहती है कि मैं अच्छी लगूँ, सब मुझे देखें, मेरे पास सब कुछ गले में पहनने के लिए भी होना चाहिए था। तो वो अब दुखी थी। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीज़न, दे लुक वेरी चिक। तो उसके पति ने उसको थोड़ी सी सलाह देते हुए कहा कि तुम प्राकृतिक फूल पहन सकती हो, इस मौसम में वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और सुरुचि संपन्न लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वह पूर्णतः आश्वस्त नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, नहीं, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी अमीर महिलाओं के बीच में मैं एक गरीब सी दिखने वाली लड़की लगूंगी, और इससे तो और भी ज़्यादा
मतलब लज्जित होना या अवमाननापूर्ण होना कुछ और नहीं हो सकता। यानी मैं बड़ा ही वहाँ पर अपने आप को आउट ऑफ द प्लेस फील करूँगी कि इतनी अमीर औरतों में बिल्कुल मैं गरीब दिखाई दूंगी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर मैडम फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तभी उसके पति के दिमाग में एक आइडिया आया और तभी वो उसका पति चिल्लाया और कहता है, हम कितने मूर्ख हैं, जाओ और अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टर जो को ढूंढो और उसे तुम्हें अपने आभूषण उधार देने के लिए कह दो और उससे जाके ले आओ एक दिन के लिए पहनने के लिए। और जब मैटिल्डा ने ये बात सुनी तो शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। तो वो कहती है, हर्ष की एक चीख उसके मतलब यानी खुशी की चीख उसके मुंह से निकलती है और वो कहती है, अरे ये तो सच है। उसने कहा, मैंने वह नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज़ माई डियर। और फिर उसने अगले दिन वह अपनी सहेली के घर गई और अपनी जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, उसकी पूरी कहानी उसको सुना दी। तो मैडम फॉरेस्टर कमरे में लगी अपनी बड़ी सी अलमारी तक गई और वहाँ जाके उसने आभूषणों की एक बड़ी पिटारी बाहर निकाली, यानी खूब सारे थे उसके पास, उसमें से वो बाहर ले आई, उसे ले आई और उसे खोला और कहा कि मेरी प्रिय सखी चुन लो, यानी कि तुम्हें जो भी इसमें से अच्छा लगता है वो तुम चुन सकती हो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. अब पहले उसने कुछ कंगन देखे, फिर रत्नों का एक कंठहार देखा, फिर सोने का एक वेनेशियन सलीब और प्रशंसनीय कारीगरी किया हुआ एक रत्न जटित आभूषण उसने देखा। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, और उसने वो सारे के सारे जो गहने थे वो एक एक करके शीशे के सामने अपने ऊपर ट्राई करके देखे, पहन के देखे। हेजिटेटेड, और वो थोड़ी सी झिझकी जब वो उनको आजमा रही थी, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉट लीव देम, लेकिन वो उस निर्णय नहीं कर पा रही थी कि वो कौन सा ले और कौन सा छोड़े। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, तब वो उससे पूछती, तुम्हारे पास कुछ और अधिक गहने नहीं हैं? वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, तो वो कहती है उसकी पत्नी तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है, वाई, क्यों भाई, हाँ है ना, लुक फॉर योर सेल्फ, अच्छा ऐसा करो आप खुद ही देखो। आई डो नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें कौन सा जो है वो पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तभी जब उसने खुद ने देखना शुरू किया तो एक उसने एक काले कॉटन के बक्से में हीरों का एक बहुत ही बढ़िया सा कंठहार जो था वो खोज निकाला। और हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और जब उसने उसको बाहर निकाला तो उसके हाथ कांप रहे थे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट द हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटैटिक, और जैसे ही उसने उसको निकाला और अपने गले पर लगाया और वो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। तब वो अपनी फ्रेंड से पूछती है, मतलब जब उसने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया, अनिश्चय के भाव से वो हिचकिचाती हुई आवाज़ में अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम मुझे यह उधार दे सकोगी, सिर्फ एक यही चाहिए मुझे। वाई येस सर्टेनली, तो उसकी फ्रेंड कहती है, क्यों, हाँ अवश्य ज़रूर, क्योंकि वो तो उसको देने के लिए पहले ही तैयार थी, है ना बच्चों। नेक्स्ट देखो, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड। अब क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसको वो नेकलेस दे दिया था तो वो बड़ी खुशी से अपनी सहेली के गले पर गिर गई, यानी गले मिली। एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, और उसको गले लगाया भावावेश में। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, और फिर अपने उस खजाने के साथ वो वहाँ से चली गई। और खजाना क्या था, वो जो उसको हार मिल गया था वो। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब क्योंकि वो जो दिन था नृत्य पार्टी का, वो दिन आ पहुंचा था और मैडम लॉयजल बहुत अत्यधिक कामयाब रही और वह सबसे अधिक सुंदर थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी उस पार्टी में। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और कैसी दिख रही थी वो, नम्र दिख रही थी, उदार दिख रही थी और मुस्कुराते हुए हर्ष से पूरी भरी हुई थी, यानी खुशी से उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी। ऑल मैन
नोटिस्ड हर, वहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे, आदमी थे, उन सब ने उसकी तरफ ध्यान दिया था, सब उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो पुरुषों ने उसे बहुत ध्यान से देखा एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। अब वो लोग, उन्होंने उसका नाम पूछा, उससे परिचय करवाया और इच्छा जाहिर करी कि वो उसके बारे में और ज़्यादा जान सकें। शी डांस्ड विथ एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart। अब वह बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ, बड़ी रोमांचित होती हुई सी और कुछ नहीं, लेकिन इस सारी प्रशंसा के बारे में सोचते हुए नाच रही थी कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। पार्टी में सब उसको ही देख रहे थे, सभी आदमी जो उस पार्टी के थे वो इतनी खूबसूरत महिला को देख के उससे बात करने के लिए उसके पास बारी बारी आ रहे थे। और ये जो विजय की इतनी मतलब ये जो विक्ट्री थी उसके लिए, जो ये सक्सेस थी, ये इतनी ज़्यादा परिपूर्ण थी उसके लिए कि वो अपने आप को बड़ा ही संपूर्ण सा महसूस कर रही थी और उसके हृदय के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मधुर बात थी, बहुत अच्छा उसको लग रहा था, वो उसका दिल बहुत खुश था। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब पार्टी तो हो गई, पार्टी उसने अटेंड कर ली। अब क्या होता है, शी वेंट होम, अब वो लोग कहाँ गए, अपने घर जा रहे थे। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और वह प्रातः 4 बजे के निकट घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलन्स सिंस midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। अब क्योंकि 4 बजे वो फटाफट वहाँ पार्टी से घर के लिए निकल गई, और जो उसका पति था वो आधी रात से ही, छोटी दुकानों में एक जगह बनी हुई होती है जहाँ पे आप मतलब जैसे जहाँ पार्टीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे अगर किसी को पार्टी से बाहर आके रेस्ट करना हो तो वो वहाँ रेस्ट कर सकता है। तो वहाँ पे उसका हस्बैंड आके सो गया था, आधी नींद में था, और वहाँ पे 3 और भद्र पुरुष भी वहाँ पे उसके साथ थे, जिनकी पत्नियाँ तो अंदर बहुत मज़े कर रही थी, पार्टी एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो थक गए थे तो वो बाहर आके वहाँ नींद ले रहे थे। वहीं उसका हस्बैंड भी था। He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। अब उसने अपने कंधों के चारों ओर एक साधारण सी मोटी चादर डाल ली, जैसे शॉल जैसा होता है ना, जो वो साथ में लेके आई थी, वो जिसकी काफ़ी बुरी हालत थी। लेकिन नृत्य पार्टी की जो पोशाक जो उसने पहन रखी थी, इतनी अमीरी वाली खूबसूरत, उसके साथ वो उसकी शान जो है वो मेल नहीं खा रही थी। तो शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स। और वो ये चाहती थी कि वो फटाफट वहाँ से जल्दी जाना चाहती थी, जिससे कि जो महिलाएं थीं उनमें से किसी का भी ध्यान उसकी तरफ ना जाए कि भाई इतनी गरीब सा ये जो ऊपर का ये जो शॉल जैसा ये ओढ़ रही है, उससे उसकी बेइज्जती ना हो जाए। तो बाकी की औरतें भी जो हैं वो वापस पार्टी से घर जाने के लिए अपने अपने महंगे महंगे वो जो फ़र थे, शॉल जो थे उनके ऊपर पहनने के जो कपड़े थे, क्योंकि सर्दी बहुत थी, तो वो सब बड़े ही रिच लुक वाले थे, फ़र के बने हुए थे। लेकिन इसके पास जो था वो काफ़ी साधारण सा था, और कोई भी जैसे पशु चर्म का बना हुआ नहीं था, यानी जानवरों की जो चमड़ी से बने हुए होते हैं उस तरह का, या कोई भी फ़र वाला ऐसा नहीं था, बहुत ही सिंपल था। तो ये सोचती है कि इससे पहले कि मेरी ऊपर किसी इन अमीर महिलाओं की नज़र पड़े मेरे इस शॉल के ऊपर, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, तो इसलिए वो फटाफट अपने आप को लपेट रही होती है, और बाकी की लेडीज़ भी अपने आप को ढक रही होती हैं फ़र से। तो ये जल्दी वहाँ से निकलना चाहती है कि किसी की नज़र ना पड़े। लॉज़ल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। और जो उसका हस्बैंड है, उसने लॉज़ल ने उसे वहाँ जाने ही नहीं दिया, और उसे ये कहा कि रुक जाओ, इंतज़ार करो, मैं एक टैक्सी को बुलाने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। लेकिन उसने उसकी बात को नहीं सुना और सीढ़ियों से वो नीचे जल्दी जल्दी उतर गई। When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance। अब क्योंकि वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरी तो उसका हस्बैंड भी पीछे पीछे आ गया। जब वे गली में थे तो उन्होंने एक बग्गी को रोकने की कोशिश करी, पर कोई नहीं मिली। फिर उन्होंने एक बग्गी ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी दोबारा से, तो गाड़ीवान को हाथ के इशारे से बुलाते हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि
दूरी पर जब उन्होंने एक देखा कि एक गाड़ीवान आ रहा है तो उसको उन्होंने इशारा करके अपनी तरफ बुलाना चाहा। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग, लेकिन शायद वो रुका नहीं, तो अब वो लोग क्या करने लगे, वो साथ साथ नदी की और चल पड़े और थोड़े से होपलेस का मतलब होता है निराशापूर्ण भाव से, शिवरिंग यानी कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। अब चलते चलते आखिरकार उन्होंने एक पुरानी बग्गी को रोकने में वो कामयाब हो जाते हैं, उसको पा लेते हैं और पेरिस में कोई दिन की जब समाप्ति होती है तो इस तरह की बग्गियाँ जो हैं वो प्राय देखने को मिल जाती हैं, तो वो उनको मिल गई तो वो उसमें बैठ जाते हैं। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। और फिर वो जो बग्गी वाला था वो उनको उनके घर तक दरवाजे तक ले गया और वे अपने कमरे तक पहुंच गए। इट वॉज all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock। अब वो लोग जो अपने घर पहुंच चुके, क्योंकि बग्गीवान ने उनको वहां तक छोड़ दिया था, काफ़ी थक भी गए थे, तो यह सब उनके लिए यानी उसकी पत्नी के लिए अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पार्टी ख़त्म हो गई। और जहाँ तक उसके पति का संबंध था, उसने याद किया कि भाई उसे 10 बजे तक अपने ऑफिस जाना होगा, कार्यालय जाना होगा, तो उसके बारे में वो सोचने लगा। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory। अब वो दर्पण के सामने यानी शीशे के सामने सोचती है कि मैं एक बार आखिरी बार खड़े हो जाती हूँ, और अपने कंधे से वो मोटी सी जो चादर उसने ओढ़ रखी थी शॉल टाइप, उसको हटाती है और अपने आप को वो अंतिम बार यानी आखिरी बार शीशे में देखना चाहती है, उस ड्रेस और उस पूरे गहनों के साथ में। लेकिन सडनली अचानक शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। लेकिन वो बड़े ही ज़ोर से चिल्लाती है, और क्यों चिल्लाती है एकाएक, क्योंकि उसके गले में वो जो कंठहार था वो उसके गले में नहीं था, इसलिए वो बड़ी घबरा जाती है कि अरे ये क्या हुआ, मेरा नेकलेस कहाँ चला गया। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। और लॉयजल जो उसका हस्बैंड था वो अपने लगभग आधे कपड़े उतार ही चुका था चेंज करने के लिए, तो वो पूछता है कि क्या बात है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। और फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का कंठहार नहीं है। उत्तेजित होकर उसकी तरफ मुड़ी और वो चिल्ला के उसको कहती है कि मैडम का मेरे पास वो हार नहीं, यानी वो कहीं खो गया। ही अरोज इन डिसमे, और जैसे ही उसके हस्बैंड ने ये बात सुनी तो वो उछल पड़ा और बहुत ही बड़ा भयानक रूप से वो निराश और व्याकुलता में उठा। व्हाट, हाउ इज़ दैट, तो वो कहता है क्या, वह कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, और वो कहता है कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट। और फिर उन्होंने क्या किया, जो पोशाक की जो सलवटें थी, क्योंकि काफ़ी हैवी ड्रेस थी, उसके सलवटों में, उसकी लबादे जैसी जो ड्रेस थी उसकी सलवटों में, जेबों में, हर जगह देखा पर वो उसे नहीं पा सकी। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन इट वी लेफ्ट मिनिस्टर्स हाउस। अब वो आखिर बार अपनी पत्नी से वापस पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का है कि जब हम लोग आखिरी बार मिनिस्टर के घर से निकले थे, बाहर आए थे, तो तुमने इसे महसूस किया था, मंत्री का जब आवाज़ छोड़ा था तो क्या वो तुम्हारे पास था, वो उसको वापस पूछता है। तो मैडम लॉयजल उसको कहती हैं, येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। ये देखिए चित्र में बेचारी कितनी चिंतित नज़र आ रही हैं, और वो कहती हैं कि हाँ मैंने उसे महसूस किया था जब हम बाहर आए थे, बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो वो उसको कहता है कि हाँ, लेकिन यदि अगर वो तुम्हारे गले में खोया होता, यानी कहीं पे रास्ते में अगर कहीं पे गिरता तो हमें उसे गिरने की आवाज़ सुनाई देती, वह अवश्य ही उस गाड़ी में गिरा होगा, क्योंकि रास्ते में कहीं गिरता तो हमें आवाज़ सुन जाती। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। तो वो ऐसा कहती है कि हाँ ऐसा संभव हो सकता है, क्या तुमने नंबर लिया। नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज। नो, तो फिर वो उससे पूछता है कि अच्छा तो क्या तुमने ध्यान दिया था कि वह क्या था, क्या नंबर था। तो वो बोलता है नहीं, अब दोनों के पास नंबर भी नहीं है। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, काफ़ी बेचारे
उदास हो चुके होते हैं, पूरी तरह से दुखी होते हैं, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। अटरली कास्ट डाउन फाइनली लॉजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और फिर आखिर में लॉजल ने दोबारा से अपने कपड़े पहने और वो क्या कहता है, आई एम गोइंग ही सेड, वो कहता है मैं जा रहा हूँ, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट आउट। तो वो कहता है कि मैं वापस वहीं जा रहा हूँ। अपनी पत्नी को उसने कहा कि उस मार्ग पर जहाँ हम लोग पैदल चल रहे थे, यह देखने के लिए कि यदि मैं उसको वहाँ पे ढूंढ सका तो, यानी क्या पता मुझे वो वहाँ मिल जाए। एंड ही वेंट, शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन एंड नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब वो तो ढूंढने चला गया उसका हस्बैंड, लेकिन जो मिस मैडम लॉयज़ल थी वो पलंग पर जाने की अब उनमें हिम्मत ही नहीं बाकी थी, क्योंकि वो बड़ी दुखी हो चुकी थी। वह अपनी शाम की जो उसने जो ड्रेस पहन रखी थी, वो जो फॉर्मल ड्रेस थी, वो भी चेंज नहीं करी, उसमें ही वो बैठी रही। टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और लगभग 7 बजे के आसपास उसका पति जब वापस आया, ही हैड फाउंड नथिंग, और उसके पास में कुछ भी नहीं था, यानी वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाया था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। वो कहता है कि मैं पुलिस के पास भी गया, गाड़ी के कार्यालय में भी गया, और मैंने वहाँ पर पुरस्कार देने का प्रस्ताव करते हुए समाचार पत्र में भी एक विज्ञापन दे दिया है। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, और अब उसने पूरा दिन इंतज़ार किया कि ये जो महाविपदा उनके ऊपर आ गई थी उनके सामने, तो सारे दिन घबराहट की दिशा में वो इंतज़ार करती रही। लॉयज़ल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल एंड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, और शाम को जब उसका हस्बैंड घर आता है तो उसका चेहरा पीला हुआ हुआ होता है, और रक्तविहीन सा वो लग रहा था, जैसे खून नहीं हो उसके शरीर में, और वो कुछ भी नहीं खोज पाया था। यानी अब उन्होंने वो नेकलेस की उम्मीद छोड़ दी कि अब शायद वो हमारे को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुम हो गया था, और ढूंढने की भी कोशिश करी लेकिन मिल नहीं रहा था। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस सम टाइम। अब वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, तो वो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी सहेली को लिखो एक पत्र, और उसमें लिखो कि तुमने उसका जो गले का जो हार है, उसके जो बंद करने वाला जो धातु का जो कड़ी होती है वो तुमसे टूट गई है, और तुम उसकी मरम्मत करवाओगी, और मरम्मत करवा के उसको दोगी तो हमें थोड़ा सा समय मिल जाएगा। शी रोट एज ए डिक्टेटेड, तो जैसा उसने लिखवाया वो उसने वैसा का वैसा लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और एक हफ्ते के आखिर तक उन्होंने सारी उम्मीदें भी, वो सारी आशाएं खो चुके थे, क्योंकि उनको मिला नहीं। एंड लॉयज़ल ऑर्डर ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब जो लॉयज़ल था वो 5 साल बड़ा था मैडम लॉयज़ल से, तो उसने ये घोषणा कर दी, भी घोषित किया कि हमें अब उस आभूषण के स्थान पर दूसरा ला के उनको देना होगा, क्योंकि थोड़ा हमने टाइम मांगा था वो तो अब हमारा निकल गया, और हमने सोचा था कि शायद मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला, तो अब उनको तो लौटाना ही पड़ेगा। तो फिर इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। अब वो पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्होंने हीरे की एक माला देखी जो बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती थी जैसी उन्होंने खोदी थी। It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. और फिर जब उन्होंने उसकी कीमत पूछी तो उसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक निर्धारित की गई उसकी कीमत, और वे इसे 36,000 फ्रैंक में खरीद सकते थे, यानी अब 36,000 फ्रैंक में वो उसको ले सकते थे, ये उनको ऑफर मिला। लॉयज़ल possessed 18,000 francs which his father had left him, और लॉयज़ल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके जो पिताजी थे वो उसके लिए छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का जो था वो उसने उधार ले लिया। ही मेड ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders। अब उसने बहुत, क्योंकि बाकी लोगों से उधार लिया और अपनी बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्याएं पैदा करने वाले वादे करते हुए उसने ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पे भी, जहाँ से भी पैसा मिल सकता था ऋणदाताओं से, पूरे जो भी वर्ग था वहाँ पे जो उधार देने वाला, उन सब से उन्होंने पैसे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, तो जहाँ कहीं से भी मिल सके उन्होंने इकट्ठे किए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और उसके बाद में वो नया जो कंठार था वो लाने के लिए
गया, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36 फ्रैंक्स, और उसने 36,000 फ्रैंक जो थे वो वहाँ पे काउंटर पे जमा किए और 36,000 फ्रैंक कीमत चुका कर वो लोग वहाँ से व्यापारी के काउंटर से एक नया कंठाहार जो थे वो ले आए। When Madame Loisel took back the jewel to Madame Forrester, the latter said to her, और फिर जब मैडम लॉयजल जो है वो वापस देने के लिए गई मैडम फॉरेस्टर को वो जो हार था, तो द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिज टोन, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर और आई माइट हैव नीडेड देम। तो जब वहाँ पे जब वो पहुँची तो फिर बड़ी ही भाव शून्य से स्वर में मैडम फॉरेस्टर ने उसे कहा कि तुम्हें उन्हें मुझे पहले जल्दी लौटा देना चाहिए था, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत हो सकती थी। तो ये बात मैडम फॉरेस्टर ने कही। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड, जैसा कि मैडम लॉयजल को डर लग रहा था कि वो मैडम फॉरेस्टर अगर वो जो डब्बा है उसको खोलेंगी, ज्वेल बॉक्स को, आभूषण के डब्बे को, तो शायद उन्हें पता चल जाए, लेकिन उन्होंने तो उस डब्बे को खोला ही नहीं। वट वुड शी थिंक इफ़ शी वुड शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, और फिर वो मन ही मन में डर भी रही थी कि वो क्या सोचेंगी अगर उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने इसको बदल दिया है, मतलब सब्सटीट्यूट कर दिया। दिया तो नया था और उस महंगा ही बिल्कुल वैसा का वैसा ला के दिया था, लेकिन उसको सिर्फ ये डर लग रहा था कि अगर मैडम फॉरेस्टर ने ये आभूषणों का बक्सा खोला तो फिर कहीं उसको इस बदले हुए हार के बारे में पता तो नहीं चल जाएगा। वॉट शुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबरी, और फिर उसको ये भी लग रहा था कि फिर वो जब वो देखेंगी तो उन्हें मतलब वो क्या कहेंगी, वे क्या कह सकती हैं, वो सोचने लगी क्या वह उसे डाकू समझ सकती हैं, ऐसे उसके मन में विचार आया। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब यहाँ से एक दूसरी पारी शुरू हो जाती है। अब मैडम लॉयजल जो हैं वो न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, यानी कि वो जो आवश्यकताओं की जो एक बहुत ही ख़राब सी ज़िंदगी जो है उसके बारे में वो जान गई थी। क्यों? क्योंकि शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हेरोकली, क्योंकि उस किसी भी तरह से उसने अपनी भूमिका जो है वो निभाई पूरे तौर पर साहस से। कैसे निभाई? इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, क्योंकि ये जो बहुत ही बड़ा जो उन लोगों ने कर्जा ले लिया था उसको चुकाना बहुत ज़रूरी था। शी वुड पे इट, और वो सोचती है कि मैं इसे चुकाऊंगी, यानी हम दोनों मिलके इसे ज़रूर चुकाएंगे। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। अब उन्होंने घरेलू जो उनकी जो मदद करने वाली जो नौकरानी थी उसको भेज दिया, हटा दिया, और उन्होंने अपने लिए एक कमरा जो था वो बदल लिया, किराए के कमरे में वो चले गए, और उन्होंने कुछ कमरे एक अटारी में लिए और वहाँ पर वो किराए पर चले गए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, और यहाँ तक कि उसने रसोई का जो ऐसा काम जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बहुत ही अरुचिकर कार्य लगता था, उसको भी उसने सीखा। शी वॉश द डिशेस, उसने बर्तन धोए। शी वॉश द soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water. अब देखो बच्चों, उसने बहुत सारे काम किए। क्या क्या काम करे उसने? पहले तो उसने मैली चादरें धोई, मेज पोशें धोती थी, वो कपड़े और बर्तन पोंछने के कपड़े धोती थी, फिर उन्हें सुखाने के लिए वो वहाँ पे तनी पर अलगनी पर टांगती थी, और उसके अलावा सुबह सुबह वो कूड़ा कचरा नीचे गली तक भी लेके जाती थी ताकि उसको कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं। वहाँ से पानी भी लेके आती थी। तो स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और जब वो पानी लेके आती थी तो उसकी सांस फूल जाती थी, तो हर बीच बीच में वो ऊपर चढ़ते हुए सांस लेने के लिए, सामान्य करने के लिए थोड़ा रुकती भी थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बचर्स एंड फ्रूटियर्स विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म। और भी वो बहुत सारे काम करती थी। वह आम लोगों में से एक औरत के समान कपड़े पहनने लग गई थी, क्योंकि अब वो काफ़ी गरीब हो चुके थे। अपनी
जो बाजू है उसमें वो टोकरी लेके पंसारी की दुकान पे जाती थी, मांस विक्रेता की दुकान पे जाती थी, फल सब्जी बेचने वाला जो था वहाँ तक जाती थी। हर जगह वो काम की तलाश में जाती थी। शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, यानी वो ये खरीदारी करती थी, अपने बहुत कम पैसों के अंतिम सिक्के तक वो मोल भाव करते हुए जाती थी और कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करती रहती थी। तो ये बहुत काम करे उसने, यानी अपनी उसकी ज़िंदगी जो है वो एक नौकरानी जैसी, एक बाई जैसी उसकी ज़िंदगी उसने जी, उससे भी ज़्यादा बदतर। द हस्बैंड वर्क इवनिंग putting the books of some merchants in order, and night he often did copying at 5 sous a page। और खाली उसने ही नहीं मेहनत करी, जो उसका पति था वो भी शाम तक काम करता था, कुछ व्यापारियों के लेन देन के रिकॉर्ड की जो बहियाँ थी उनको व्यवस्थित करता था। रात को वह मतलब 500 फ्रैंक पैसे लेता था और इसलिए प्रतिलिपियाँ बना के देता था ताकि उसको थोड़े से सिक्के जो हैं वो और मिल जाएं। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। और ये जो इस तरह का जीवन था, ये जीवन उनका 10 वर्षों तक जारी रहा, यानी 10 साल तक वो लोग इस तरह की मेहनत करते रहे। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। और 10 वर्षों की समाप्ति पर अंत में उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया, यानी वो पूरा उधार चुका चुके 10 साल के अंदर। मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन। और जो मैडम लॉयजल हैं वो बूढ़ी सी दिखने लग गई थी और वो काफ़ी सशक्त कठोर महिला बन गई थी। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, यानी एक निर्धन घर की जो फूहड़ महिला होती है वैसे दिखने लग गई थी। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसके बाल बुरी तरह बने हुए रहते थे। हर स्कर्ट्स आवरी, उसके जो कपड़े थे, जो स्कर्ट थी वो हमेशा अव्यवस्थित और गंदी लगती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो गए थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। वह बहुत ऊंचे स्वर में, ऊंची शैली में बोलती थी, फर्श को पानी की बड़ी बड़ी बाल्टियों से भी धोती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सीट herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered। लेकिन कभी कभी जब उसको थोड़ा सा समय मिलता था, उसका पति जब ऑफिस में होता था तो वो थोड़ा खिड़की के सामने बैठ जाती थी और अपने पुराने दिन को याद करने लग जाती। उस शाम की पार्टी को वो याद करती थी, उसके बारे में सोचती थी कि उस नृत्य पार्टी के बारे में सोचती थी कि वो कितनी सुंदर लगी थी, उसकी कितनी प्रशंसा की गई थी, ये सब चीज़ें वो सोचा करती थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। उसके मन में ये भी विचार आता है कि काश अगर वो उस कंठहार को नहीं खोती तो कैसा होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन। तो उसके मन में विचार आता है कि जीवन जो है वो कितना असाधारण है और परिवर्तनों से भरा हुआ है। कैसे एक छोटी सी बात किसी को बर्बाद भी कर देती है और बचा भी देती है। वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of a week, she suddenly perceived a woman walking with a child। और फिर एक रविवार को जब वह चैम्स एलसी में फिर एक रवि एक रविवार को जब वह चैम्स एलसी में अपने सप्ताह भर की थकान मिटाने हेतु घूम रही थी तो अचानक उसने एक बच्चे के साथ में एक महिला को आते हुए देखा। इट वॉज मैडम फॉरेस्टर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। और बच्चों वो कौन थी? वो जो महिला दिखाई दी वो मैडम फॉरेस्टर थी और वो आज भी युवा दिख रही थी, खूबसूरत दिख रही थी और आकर्षक दिख रही थी। मैडम लॉयजल वॉज इफेक्टेड, उसको देख के मैडम लॉयजल बहुत प्रभावित हुई। शी शुड शी स्पीक टू हर, उसको ऐसा लगा कि क्या उसे उससे बोलना चाहिए। येस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट। फिर वो ये सोचती कि हाँ निश्चित रूप से बोलना चाहिए, और जबकि अब वो तो सब पैसे चुका चुकी थी तो उसे अब वो सारी बात क्यों नहीं बता देती, तो उसे ज़रूर बताना चाहिए वो सारी की सारी बात के बारे में। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, और वो उसके पास में जाके कहती है और कहती है कि सुप्रभात जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो
फेमिलरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज। और फिर वो जो उसकी जो फ्रेंड होती है, उसकी सहेली ने उसको पहचाना नहीं, और इतनी मामूली सी इंसान लगने वाली महिला के द्वारा इतने प्यार से, इतनी घनिष्ठतापूर्वक संबोधित किए जाने से बड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी। शी स्टैमर्ड, वो हकलाई, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। और वो उसको कहती है, लेकिन महोदया मैं आपको नहीं जानती हूँ, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। नो आई एम मटिल्डा लॉइजल। तो वो कहती है, नहीं मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। और उसकी सहेली ने बड़े ही आश्चर्य की एक चीख उसके मुंह से निकली, ओह माई पुअर मटिल्डा, कि अरे मेरी प्यारी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, कि तुम कैसे बदल गई हो, तुम इतना कैसे चेंज हो चुकी हो, कैसे तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया। ये देखिए, जो मुंह के ऊपर हाथ रखी हुई हैं, थोड़ी शाबी सी दिख रही हैं, आपको भद्दी सी लग रही है, वो है मटिल्डा, और ये है मैडम फॉरेस्टर। तो इस तरह से वो, उनको बड़ा आश्चर्य होता है अपनी सहेली को देखकर, और वो कहती हैं, येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। अब मैटिल्डा उनको ये कहती है कि हाँ, yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. अब वो उसको देख के ये कहती हैं कि हाँ, मैंने कुछ बुरे दिन बिताए, और ये सारे के सारे जो भी मेरे साथ जो भी हुआ, जब से मैंने तुम्हें देखा था, उस दिन के बाद से मैंने बहुत ही कठिन दिन गुजारे हैं, और कुछ दयनीय दिन भी गुजारे हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, मेरी वजह से ये कैसे हुआ। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तो वो कहती है कि तुम्हें याद है वो हीरों का हार जो तुमने मंत्री की पार्टी में पहनने के लिए मैं तुमसे उधार लेके आई थी, तुमने मुझे उधार दिया था। येस वेरी वेल। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। वेल आई लॉस्ट इट। तो वो कहती है, अच्छा मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो वो कहती है, मैडम फॉरेस्टर कहती है कि वह कैसे, जबकि तुमने तो उसे मुझे लौटा दिया था, तो फिर वो तुमने खोया कैसे। उसका कहने का मतलब तो ये था। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो वो कहती है, यस वेरी वेल, कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से। वो कहती है, येस वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। तो वो कहती है, मैंने उसको खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि तुमने तो मुझे वो वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल उसके जैसा ही दूसरा लौटाया था, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट। और उसके पैसे चुकाने के लिए हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और ये बात तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए आसान नहीं था, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, इतने पैसे चुकाना। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम रिसेंटली कंटेंट। तो वो कहती है, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं ईमानदारी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैडम फॉरेस्टर स्टॉप शॉर्ट, शी सेड। और मैडम फॉरेस्टर जो है वो अवाक सी रह गई, और उसने कहा कि यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। कि तुम कहती हो कि तुमने मेरे वाले हार का प्रतिस्थापन करने के लिए, यानी उसकी जगह दूसरा देने के लिए, तुमने हीरों का कंठहार खरीदा। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो वो कहती है, हाँ तब तुमने उसे नहीं समझा, वे बिल्कुल करीब करीब एक जैसे ही थे दिखने में। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। और वह गर्वपूर्ण और स्वाभाविक हर्ष से मुस्कुराई, और उसने कहा, मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड शी टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। और जैसे ही उसने ये गर्वपूर्ण तरीके से ये सारी बात कही और वो थोड़ा मुस्कुराई, तो मैडम फॉरेस्टर भाव विवल हो गई, और उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर उसने उससे कहा, ओह माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। कि मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरे वाला जो हार था वो नकली था, नकली हीरों का था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वे 500 फ्रैंक से अधिक कीमत के नहीं थे। तो बच्चों देखो किस तरह से एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से पूरी ज़िंदगी उन लोगों को 10 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ी और गरीबी का जीवन बिताना पड़ा। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ मैडम लॉयसल की ये गलती थी कि वो एक अमीर लोगों की तरह जीवन जीना चाहती थी। जैसा जीवन उनको प्राप्त था उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, और उनके हस्बैंड क्योंकि उनसे बहुत प्यार करते थे तो वो उनको दुखी नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने उसको परमिशन दे दी कि आप अपनी फ्रेंड से एक हार उधार ले लो।
और जब वो उसको खो देते हैं तो कितनी बड़ी समस्या का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लालची भी नहीं बनना चाहिए कि हमारे पास सब चीज़ें हों। जैसा जीवन भगवान ने हमें दिया है वो बहुत अच्छा है, उसको हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। और हम अपने अगर लेवल को सुधारना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए, उससे हम अपने जीवन में सुधार भी ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया हो तो जाने से पहले लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ शेयर टू योर क्लासमेट्स, और जो टीचर्स भी देखते हैं वो भी अपने स्कूल के बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से अपना बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।